हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए प्रकाश का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने लोड कर दिया है, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपके प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण इत्यादि पढ़ा दिया है। और इस टॉपिक में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो गोलीय दर्पण मतलब किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी भी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। और मुख्य रूप से परीक्षा में हमें 2 प्रकार के दर्पण पढ़ने को मिलते हैं, तो हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। एक हो गया हमारा उत्तल दर्पण और एक हो गया हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हिंदी में अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर, और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर या आभासी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। यह अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है, जिसके कारण इसे हम लोग जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ देता है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण करते हैं। यानी अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर सिकोड़ना, और अपसारी का होता है फैलाना। ठीक है, तो मुख्य रूप से गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अभिसारी दर्पण और एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, जिसे हम लोग अपसारी और अभिसारी दर्पण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए एक चित्र भी बना दिया है। ये जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण का चित्र है। इसके बाहर वाला भाग जो है परावर्तित होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का बाहरी भाग परावर्तित क्षेत्र होता है, उसका उठा हुआ भाग, और अंदर वह धंसा हुआ भाग जो है वहाँ पर ये कलई की रहती है ताकि उससे परावर्तित हो सके। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग जो है परावर्तित भाग होता है, जबकि अवतल दर्पण में अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तित होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में यह किरणों को फैला देता है और अवतल दर्पण में यह किरणों को सिकोड़ देता है। तो यह दोनों का चित्र आप देख लीजिएगा, चित्र समझना बहुत ज़रूरी है। यह उत्तल दर्पण का चित्र है और यह अवतल दर्पण का चित्र है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता की, कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो इसका उपयोग देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। तो इसका उपयोग पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में, पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप के मतलब ये हो गया कि जो जैसे ड्राइवर या मोटरसाइकिल के हो गए या कार के हो गए या ट्रक के हो गए, वह पीछे के वाहन को देखने के लिए एक शीशा लगाए रहते हैं, एक दर्पण लगाए रहते हैं। ठीक है, उस दर्पण को ही पृष्ठ दृश्य दर्पण कहते हैं। यह दर्पण जो है यह देखने में सहायता करता है कि कोई गाड़ी जो है पीछे से आ तो नहीं रही है। ठीक है, तो यह दर्पण बहुत काम करता है। अच्छा, यह क्या होता है कि यह वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। तो वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है, इसलिए सारे इमेज जो हैं उस दर्पण में दिखाई देने लगते हैं, और यह गाड़ी चालक जान जाता है कि पीछे कोई वाहन है कि नहीं है। तो पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है? परावर्तक लैंपों में। परावर्तक लैंपों में इसका यह फ़ायदा होता है कि यह प्रकाश को अधिक क्षेत्रों में फैला देता है, और यह जब प्रकाश को अधिक क्षेत्रों में फैला देता है तो वो रोशनी जो है बिखर जाती है, जिससे वहाँ दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, अवतल दर्पण की क्या उपयोगिता हो गई? तो इसकी उपयोगिता में यह कह सकते हैं कि यह दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है। कारण क्या है? कारण यह है कि यह छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखलाता है। ठीक है, आप जैसे अभी आप लोग शेविंग करते होंगे, तो अगर आप दाढ़ी बनाने वाले शीशे को नॉर्मली लिए हैं और कोई यहाँ पे फुंसी उंसी या डिमसमसा हो गया है, तो फिर जो है वो दिखाई नहीं देता और कट जाता है। और लेकिन अगर आपके हाथ में अवतल दर्पण है तो वह दिखाई देता है और बच सकता है। ठीक है, इसी तरह से आँख, नाक, कान वाले जो डॉक्टर होते हैं इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि जो छोटे छोटे
फोड़े फुंसियाँ होती हैं उनको जो है देखने के लिए डॉक्टर इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बड़ा दिखाई देता है और चीड़ फाड़ करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, और प्रोजेक्टर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण उसे कहेंगे उस गोलाकार तल, मतलब जो दर्पण किसी गोलाकार तल पर हो वह गोलीय दर्पण कहलाएगा। और इसमें मुख्य रूप से दो दर्पण हैं, एक उत्तल है और एक अवतल दर्पण है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और इसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में था और साथ ही साथ कुछ इसके उपयोगिता थी। अब इसके हम लोग इमेज के ऊपर आते हैं कि इसका इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, बरसात का मौसम है और हमारे घर पे ये जो लाइट जल रही है और यहाँ पे पतंगे कुछ आ गए हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपका क्लास लेना है तो मैं क्लास ले रहा हूँ और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमें बताया करिए। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की। एक सेकेंड, इसे मिटा देते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह एक ही प्रकार का बनता है। ठीक, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, सॉरी, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और इसका ये कलई किया हुआ भाग है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को आप मुख्य अक्ष पर रखें, हम इसको आपको बताएंगे। ये आपका मुख्य अक्ष होता है, यह इसका जो है ध्रुव है और यह इसका फोकस होता है जिसे हम लोग एफ कहते हैं। और जितनी ध्रुव से, ठीक है, फोकस की दूरी होती है उतनी फोकस से सी की दूरी होती है, यानी वक्रता केंद्र की दूरी होती है। तो अगर आप कहीं भी इस पर अगर आप किसी वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसका प्रतिबिंब सदैव जो है वस्तु के पीछे बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई हो गई वही लंबाई यहाँ भी होगी इसकी एफ, और ये हो गया आपका सी। ठीक, ये कोई वस्तु मान लीजिए आप। ठीक, तो कोई वस्तु जाती है तो वह जो है आपका उसका रिफ्लेक्शन जो है इधर जाएगा और ये जो है ये वाला भाग यहाँ से एफ से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो ये एफ से गुजर रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक, ये ऐसे जा रहा है। और दूसरा जो है वह आपका इसे वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो ये ऐसे लगभग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और इधर डॉट 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 होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है। तो ये बना आपका इमेज। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की आकृति यही होगी। तो इसमें आप कह सकते हैं पहली बात कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है वह बस सदैव दर्पण के पीछे होगा, सदैव दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह वस्तु से छोटा होगा। आप देख रहे हैं यह इसका दर्पण, ये जो प्रतिबिंब है इस वस्तु का प्रतिबिंब यह है। ठीक, तो प्रतिबिंब वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। पहला बात, सदैव यह दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात, यह वस्तु से छोटा होगा। ठीक, तीसरी बात, यह सीधा और आभासी होगा। इमेजिनरी जिसे इमेज कहते हैं आप, वही होगा। ठीक है, और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, चौथी बात इंपॉर्टेंट है, यह फोकस
और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में जो हम लोग उत्तल दर्पण में देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे यह वस्तु से छोटा, यह सीधा और आभासी होता है और यह फोकस और ध्रुवों के बीच में बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमेशा एक ही प्रकार का चित्र बनता रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में लगभग 5 प्रकार के आपके चित्र देखने को मिलेंगे। 5 प्रकार के जो है चित्र आपको देखने को मिलेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक, तो आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पे। अवतल दर्पण अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्वरूप। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ फतिंगे उतिंगे जो है, बरसात हुई और बरसात होने के बाद फतिंगे उतिंगे आ गए हैं। तो जो मेरा सेटअप है मैं उसे अपने सेटअप पर बना रहा हूँ। आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अभी मेरा उतना बड़ा सेटअप नहीं हुआ है कि मैं बहुत हाई फाई सेटअप तैयार करके कर सकूं। ठीक है, तो आइए क्लास में आते हैं। और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। ठीक, तो पहला अवतल दर्पण, पहला चीज़ वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब क्या होता है वह देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। वस्तु अनंत से आ रही हैं तो किरणें आएंगी अनंत से और यह एक जगह सिकुड़ेंगी। ठीक है, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें तो अवतल दर्पण में जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरी बात, ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, और ये वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा। और यह स्थिति कब आएगी? जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति देख लीजिए, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाए, तो मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र यानी सी। यहाँ पर किसी वस्तु को जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा, वस्तु के समान होगा, वस्तु के समान होगा,
उल्टा और वास्तविक वास्तविक होगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे हैं तब। चलिए अगला देखते हैं। दो चित्र हुआ, दो डायग्राम हुआ। अगला डायग्राम नंबर 3, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तुओं को रखी गई हो, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको देखिए। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, P, F, C, और ये अनंत वाला भाग हो गया। ठीक है, ये अनंत वाला भाग हो गया। अब वस्तु को जब यहाँ पर रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मान लीजिए यहाँ रखा जाता है। ठीक, तो जब यहाँ रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखिए। ये इससे किरण गई और ये आया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यह बनेगा प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब भी उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तब। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गई। इस कंडीशन को भी सुन लीजिएगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा होगा और यह उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, चौथी इमेज देखिए क्या है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए, ठीक है, तब उसका इमेज क्या होगा, इसको देखिए आप लोग। यह दर्पण हो गया, ठीक, ये मुख्य अक्ष हो गया, यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसको थोड़ा देखते हैं। पहले इस वस्तु को रख दिया जाए, इस वस्तु को यहाँ रख दिया। ठीक है, यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब जो है वह बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और यह दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 5,
नंबर 5 की वो इमेज देखिए। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये वस्तु का। और एक बात यहाँ पर बताना भूल गए चौथे वाले में कि ये जो इसका प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और दर्पण के सामने होता है, तथा इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं जब वस्तु फोकस पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी फोकस यानी यहाँ। ठीक है, यहाँ पर अगर वस्तु हो, मान लीजिए ये, और इसका प्रतिबिंब बनाना हो तो ये आपका ये बनेगा और ये जाएगा फिर फोकस से ही, तो ये होना चाहिए ऐसे। ठीक, और एक ऐसे गया और ये तो ये जो है, हाँ, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो इसमें भी प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और दर्पण के सामने होगा। ठीक, तो ये 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। लेकिन छठी जो कंडीशन होती है उसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो छठा वाला देखते हैं हम लोग, छठी वाली कंडीशन देखते हैं। छठी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फोकस तथा ध्रुव के बीच। ठीक, मान लीजिए ये दर्पण हो गया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये आगे तक बढ़ा दिए। अगर वस्तु को यहाँ हम रखते हैं, ठीक, अगर यहाँ पर वस्तु रहती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, ये देखिए, ये इससे टकराएगा, फिर ये वापस इससे जाएगा। ठीक, और इसको अगर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके तो ये हुआ और एक किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बना, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। ठीक है, तो जब दर्पण के पीछे बन गया तो ये काल्पनिक हो गया, आभासी हो गया। जब पीछे बनता है तो दर्पण के पीछे जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो उसे हम लोग काल्पनिक या आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। हाँ, तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बना, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बना, ये आप लोग अभी देखे हैं। ठीक, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। अब दर्पण में जो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वह क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र ये होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है, जहाँ F को फोकस दूरी कहते हैं, U को वस्तु की दूरी कहते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई U, और V जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गई। 5 कंडीशनों में
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम जो है डायग्राम है, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है। अवतल दर्पण में 5 कंडीशनों में भी जो है प्लस होता है, लेकिन जो छठा कंडीशन हमने बताया जहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक हो रहा था वहाँ पर भी जो है वह नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और इस पर जो है प्रश्न आपको आते रहते हैं। तो जब मैं न्यूमेरिकल्स का पाठ कराऊंगा आपको तब जाकर मैं वहाँ पर इस टाइप को करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं अगले वीडियो में कुछ गोलीय दर्पण पे सूत्र और सवाल लेकर आऊँगा और फिर इसके बाद आगे की क्लास में लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।